ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो आज राज्यसभा की कार्यवाही संभाल रहे थे, उन्होंने थोड़ी देर पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम संबोधित एक पत्र में स्वास्थ्य संबंधी कारणों और चिकित्सा सलाह का हवाला दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को भी उनके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त किया है। देखिए, जगदीप धनखड़ ने ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया है जब आज ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई है। जगदीप धनखड़ जुलाई 2022 में उपराष्ट्रपति बने थे। ऐसे में इनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उनके अचानक हुए इस इस्तीफे ने देश को हैरान करके रख दिया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफे की बात कही है। साथ ही उन्होंने सहयोग के लिए पीएम और मंत्रिमंडल को धन्यवाद भी दिया। जगदीप धनखड़, जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा है। हालांकि अभी उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उससे पहले ही, और सबसे हैरानी की बात यह, मानसून सत्र की शुरुआत आज से हुई है और आज वो सदन के भीतर चेयर संभालते हुए भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक से शाम होते होते आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वाकई सेहत ही इसके पीछे की वजह है या फिर कोई और वजह निकलकर सामने आएगी? अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन दोपहर तक सब कुछ ठीक नजर आ रहा था। जब सदन के भीतर जगदीप धनखड़ दिखाई दे रहे थे, चेयर पर बैठे हुए थे, सब कुछ सामान्य था। लेकिन शाम होते होते फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि स्वास्थ्य कारणों की बात कहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये वाकई में चौंकाती है और ये अपने आप में कई बड़े सवालों को खड़ा करती है, क्योंकि अभी उनके कार्यकाल में समय बाकी था खत्म होने में। 2027 तक उन्हें यह जिम्मेदारी निभानी थी, उन्हें इस पद पर बने रहना था। लेकिन उससे पहले अचानक, और सबसे हैरान यह भी करती है बात कि आज ही पहला दिन था, मानसून सत्र की शुरुआत आज से हुई है। सदन के भीतर उन्हें जिस तरीके से देखा गया, उनके हाव भाव, बाकी आपने अभी थोड़ी देर पहले जो सदन में मौजूद थे उन लोगों को भी सुना, और उनके मुताबिक ऐसा कुछ था ही नहीं दोपहर तक कि उनके स्वास्थ्य में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी या फिर कोई ऐसी चीज नोटिस की गई हो। तो आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई स्वास्थ्य कारण या कुछ और? आप पहले हम आपको वो चिट्ठी, वो पत्र दिखा रहे हैं जो उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा है। स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं महामहिम और उनके प्रति अटूट उन्होंने बात की है, समर्पण की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो ये उपराष्ट्रपति की वो चिट्ठी है, वो पत्र है जो उन्होंने अपने इस्तीफे की पेश रखा है सामने, और राष्ट्रपति को ये चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहां करोड़ों की कार समंदर के किनारे धंस गई। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि आखिर ये कार यहां तक पहुंची कैसे? तो इसका जवाब है कार में सवार रईस जादों की सनक। बैन के बावजूद कुछ लड़के मर्सिडीज कार लेकर समंदर के तट तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि सन के लड़के यहां स्टंट करने लगे और तभी कार समंदर के किनारे धंसने लगी। जिस वक्त लड़के यहां स्टंट कर रहे थे, उस वक्त यहां थोड़ा थोड़ा पानी था, लेकिन जैसे ही पानी पीछे गया, इनकी कार यहां धंसने लगी। वीडियो में दो लड़के भी नजर आए, जिसमें से एक लड़का पैर से कार के पहिए को घुमाने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरा लड़का कार के पीछे बैठकर डिग्गी खोलने की कोशिश में जुटा था। मध्य प्रदेश के सीहोर में किसान अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसके पैर के पास एक विशाल अजगर आ गया। हालांकि गनीमत रही कि किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक शख्स ने अजगर का मुंह दबाया हुआ है, दूसरे ने उसे बीच में कसकर पकड़ा हुआ है, तीसरा अजगर को पकड़कर ऐसे हंस रहा है जैसे ये कोई खिलौना हो। 13 फीट लंबे इस अजगर को पकड़ने के लिए 5 लोगों को लगना पड़ा। इसके बाद वन विभाग की टीम गाँव पहुंची और अजगर को बोरे में बंद करके जंगल ले गई। फिलहाल अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन गांव वाले अभी भी अजगर को भूल नहीं पा रहे। यूपी के मुरादाबाद में आज एक अजीब घटना देखने को मिली। दरअसल यहां चलते चलते एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बंट गई। अब रेलवे ने घटना की जांच शुरू कर दी है।
मालगाड़ी इस तरह से दो हिस्सों में बटी कि इंजन समेत 2 डिब्बे आगे चले गए, जबकि बाकी के डिब्बे पीछे छूट गए। जिस जगह ये घटना हुई वहाँ रेलवे क्रॉसिंग थी। हालांकि लोगों के लिए अच्छी बात ये रही कि इस घटना से रेलवे क्रॉसिंग बाधित नहीं हुई। मालगाड़ी मुरादाबाद से सीतापुर जा रही थी। मालगाड़ी चला रहे लोको पायलट को जैसे ही घटना का आभास हुआ, उन्होंने तुरंत मालगाड़ी रोकी और कंट्रोल रूम में सूचना दी। अब रेलवे ने जांच के लिए कमेटी का गठन किया है और जल्द से जल्द जांच पूरी होने की बात कही है। देखिए, मुंबई से सटे हुए कल्याण से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जहां पर एक फैशन स्टोर पर लहंगा लौटाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और एक व्यक्ति ने 32,000 का लहंगा चाकू से फाड़ डाला। शोरूम के सीसीटीवी में पहले एक शख्स बहस करता दिखा, फिर उसने जेब से चाकू निकाला और पलक झपकते ही बड़े से चाकू से पूरा लहंगा फाड़ दिया। युवक की इस हरकत को देख शोरूम कर्मी और बाकी ग्राहक हैरान रह गए। दरअसल एक युवती ने लहंगा खरीदा, पसंद न आने पर उसने मंगेतर को लहंगा वापस करने भेजा। दुकानदार ने पैसे देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन दूसरा कपड़ा लेने की पेशकश की। ये बात सुमित सयानी नाम के मंगेतर को नागवार गुजरी। उसने न सिर्फ चाकू से लहंगा फाड़ दिया, बल्कि धमकाते हुए कहा कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो तुम भी ऐसे ही फाड़ दिए जाओगे। शोरूम मालिक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत एक युवक हाईटेंशन तार पर चढ़ गया। युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर 15 मिनट तक हंगामा किया। तस्वीरें लखनऊ के नाका इलाके की है। अचानक नशे में धुत युवक बिजली की ऊंची तार पर चढ़ा दिखा। वो खंबे में कभी इधर गया और कभी उधर। जिसने भी युवक को देखा वो वहीं खड़ा हो गया। खबर मिलते ही पुलिस आई, नीचे से युवक को समझाया। युवक उतरने को तैयार नहीं हुआ। सीढ़ी लगाकर युवक को किसी तरह नीचे उतारा गया और जैसे ही युवक नीचे उतरा, पुलिस अपने साथ थाने ले गई। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रहने वाले इस युवक का नाम संतोष है और वो छत्तीसगढ़ से हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकला था। बिहार की राजधानी पटना से आज एक दिल तोड़ने वाली तस्वीर सामने आई। यहां गंगा घाट पर 70 साल के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे और सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि 4 दिन से बच्चों ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया था। नालंदा के रहने वाले 70 साल के धीरज चौधरी अपनी पत्नी मानती देवी के साथ सुसाइड के लिए गंगा घाट आए थे। पत्नी ने तो छलांग लगा दी, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति ने छलांग लगाई, तभी वहां मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। वजह पूछने पर इन्होंने जो वजह बताई, उसने सबको हैरान कर दिया। अब खाने नहीं देता कोई। बेटा तो पागल हो गया। बड़ा बेटा वो मार बैग करता है, हाथ तोड़ दिया। 4 दिन से खाना दीजिए। नीरज चौधरी ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन को बच्चों ने बेच दिया और आए दिन सितम ढाते हैं। इस बुजुर्ग की पत्नी गंगा में डूब गई, जिसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम ने भी काफी मशक्कत की, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया। मध्य प्रदेश के सीहोर से आज एक पीड़ा पहुंचाने वाली तस्वीर सामने आई। एक बुजुर्ग किसान खेतों में संघर्ष करता दिखाई दिया। इस तस्वीर ने सरकार के बड़े बड़े दावों की पोल खोल दी है। ना ट्रैक्टर ना बैल, अमर सिंह आज भी इस देसी हल से अपने खेत को जोतने के लिए मजबूर हैं। उम्र 90 साल है, लेकिन गरीबी की मार ऐसी कि इस उम्र में भी इन्हें काम करना पड़ रहा है। जिस उम्र में अमर सिंह को आराम मिलना चाहिए, वो खुद हल को खींच रहे हैं और पीछे से उनकी बहू मदद कर रही है। अमर सिंह एमपी के सीहोर के रहने वाले हैं। एक छोटे से गांव में उनकी 3 एकड़ जमीन है। हर सुबह अमर सिंह ऐसे ही अपने खेतों में जाते हैं और काम करते हैं। उन्होंने देसी जुगाड़ लगाकर साइकिल के पहिए से ये हल बनाया है। अमर सिंह बताते हैं कि उनका शरीर कई बार जवाब दे जाता है, पर बेटा बीमार रहता है, इसीलिए परिवार को पालने की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। 90 साल की उम्र में अमर सिंह शिकायत नहीं करते। उन्हें हल जोतने में मजा आता है। ये जुनून दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है और समर्पण किसी भी उम्र में बरकरार रह सकता है। पर सरकार कब जिम्मेदार बनेगी? जिस एमपी के सीहोर से अमर सिंह आते हैं, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो गृह जिला है। महाराष्ट्र के पुणे से एक अनोखी खबर सामने आई, जहां आधार कार्ड दिखाने पर मुफ्त चिकन बांटा गया। महाराष्ट्र में श्रावण मास की शुरुआत से पहले एक दंपति ने 5000 किलो चिकन मुफ्त में बांटा। आधार कार्ड दिखाओ, पहले आओ और पहले चिकन पाओ। शुरुआत में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, आधार कार्ड दिखाया और मुफ्त चिकन पा लिया। लेकिन जैसे जैसे फ्री चिकन की बात फैली, चिकन के लिए भीड़ टूट पड़ी। फिर ना कोई रजिस्ट्रेशन हुआ और ना ही किसी ने आधार कार्ड दिखाया। हर कोई चिकन लेने दौड़ पड़ा। बता दें कि महाराष्ट्र में श्रावण मास से पहले गटारा मनाई जाती है, जिस दिन अधिकांश लोगों के यहाँ नॉनवेज बनाने की परंपरा है।
यह आयोजन एक ऐसे दाम्पत्य ने किया जिसका प्लान पुणे महानगर पालिका चुनाव में उतरने का है, यानी मुफ्त चिकन बांटकर वोट बटोरने का भी ख्याल रखा गया है। कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो केक काटा उसे प्रियंका गांधी ने बनाया था। मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में कांग्रेस नेताओं की भीड़ थी। राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष को केक खिलाया, शुभकामनाएं दी। इसके बाद खड़गे ने भी राहुल गांधी को केक खिलाया। राहुल को केक खिलाने के बाद खड़गे ने प्रियंका गांधी को बुलाया और उन्हें भी केक खिलाया। और फिर राहुल गांधी ने बाकी नेताओं के लिए प्लेट सजाई जिसमें केक रखा गया। प्रियंका गांधी ने सभी सांसदों को खुद केक सर्व किया। लेकिन इस मौके पर सबसे ज्यादा चर्चा प्रियंका गांधी की हुई, क्योंकि खजूर वाला ये केक खुद प्रियंका ने अपने हाथों से तैयार किया था, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मीठे से परहेज करते हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पार्टी अध्यक्ष को एक लिफाफा भी दिया और लिफाफा लेते वक्त खड़गे ने मजाक करते हुए पूछा, इसमें पैसे भी है ना? कांग्रेस अध्यक्ष को जन्मदिन पर बधाई देने के लिए अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेता भी पहुंचे। संसद की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हंगामे के चलते कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। संसद से बाहर आकर राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। तो ये एक नया अप्रोच है। हाँ, सरकार चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जिस वक्त बोलने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त चेयर पर जगदम्बिका पाल थे। उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब दिया। विपक्ष जिस तरीके से सदन में आज पहले दिन मानसून सत्र में हंगामा कर रहा था, उसे पूरा देश देख रहा था कि जिस तरह से एक गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। पहले दिन के भारी हंगामे के बाद ये तय हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में चर्चा के लिए 9 घंटे का वक्त तय हुआ है। कोलकाता में आज टीएमसी ने शहीद दिवस कार्यक्रम मनाया और इस कार्यक्रम के जरिए ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरा। इस बार के शहीद दिवस कार्यक्रम में ममता बनर्जी ने 2 बड़े मुद्दों पर फोकस किया। पहला मुद्दा बंगालियों की अस्मिता और दूसरा मुद्दा बिहार जैसा संभावित वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान। क्या बांग्ला भाषा में बात करना क्या प्रॉब्लम है? आपका दिक्कत है? जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाली भाषा से नफरत का आरोप लगाया। कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी भी खूब गरजे। आगे जय श्री राम बोलतो मने आछे, ठेलाय ना पड़ले बेड़ाल गाছে ওঠে না, এখন বলছে জয় মা কালী, এখন বলছে জয় মা দুর্গা। আর আজকে আমার নাম দিয়ে লিখে রাখুন 21 জুলাই 2025, আমি বলছি 26 পর জয় বাংলা বলাবো, না বলাতে পারলে আমাদের ক্ষমতা নেই। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग लिस्ट वाला अभियान शुरू होगा तो 1 करोड़ से ज्यादा अवैध वोटर निकल सकते हैं। मुंबई में एक बार फिर मराठी और हिंदी को लेकर बदसलूकी का मामला सामने आया। मुंबई के घाटकोपर में कुछ लोगों ने एक महिला पर मराठी बोलने का दबाव बनाने की कोशिश की। तस्वीरों में दिखाई दिया कि 2 लोग महिला से मराठी बोलने को कह रहे थे, जिस पर महिला भड़क गई और तू तू मैं शुरू हो गई। महिला का नाम संजीरा देवी बताया जा रहा है, जो कि घाटकोपर में छोटा सा होटल चलाती है। महिला ने बताया कि वो होटल के ऊपर बने घर में जा रही थी, तभी 2 युवक आकर उस पर मराठी बोलने का दबाव बनाने लगे। हालांकि महिला उनके आगे नहीं झुकी तो दोनों युवक मौका पाकर वहां से चलते बने। 19 साल बाद भी 2006 मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस के गुनहगार नहीं मिले। हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है और सभी को निर्दोष करार दिया। 12 में से एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी थी।
11 जुलाई 2006 को मुंबई के वेस्टर्न सबर्न ट्रेनों के 7 कोच में सिलसिलेवार धमाके हुए थे, जिसमें 189 निर्दोष नागरिक मारे गए थे और 827 यात्री घायल हुए थे। सभी धमाके फर्स्ट क्लास कोच में हुए थे। एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने 20 जुलाई 2006 से 3 अक्टूबर 2006 के बीच कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। चार्जशीट में 30 आरोपी बनाए गए। इनमें से 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिकों के तौर पर हुई। करीब 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 5 दोषियों को फांसी की सजा, 7 को उम्र कैद की सजा और 1 आरोपी को बरी कर दिया था। 2016 में आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी और 19 साल बाद हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया। लेकिन सवाल है कि फिर ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट किसने किया? करगिल में अचानक बाढ़ आने से हड़कंप मच गया। सुरू सांकू इलाके में पहाड़ी से सैलाब आता देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। नाला गांव के लोगों ने पहाड़ से उतरते हुए सैलाब का वीडियो रिकॉर्ड किया। अचानक पानी के साथ पहाड़ों से भारी मात्रा में पत्थर और बोल्डर बहकर नीचे आने लगे। दरअसल करगिल के सुरू सांकू की पहाड़ी में बादल फट गया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में पानी पहाड़ी के नीचे की ओर बहने लगा। बहाव इतना तेज था कि पत्थर लुढ़कने लगे और देखते ही देखते पल भर में बाढ़ आ गई। अचानक सैलाब को उतरता देख वहां मौजूद लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन संयोग ठीक था कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया। जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि फ्लैश फ्लड की वजह से किसानों को मामूली नुकसान उठाना पड़ा। बादल फटने की खबर के बाद प्रशासन और सेना की टीम राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर पहुंची। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।